can't leave me like this, नीना। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते तुम। हाथ छोड़ो वेद। I love you, नीना। मैं डाइवोर्स नहीं दे सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? नीना, I am sorry। वैसे पहले से ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक मैं और नीना एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। हम में बेइंतहा मोहब्बत थी। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा नीना, पर आज मैंने अनजाने में नीना को अपने से बहुत दूर कर दिया था। मैंने तुम्हें नहीं मारा नीना, ये भला मैं कैसे कर सकता हूँ? कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही हो तुम। मरने के बाद भी मैं ये नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं। नीना की लाश को ताकते हुए डर और असमंजस में काफी देर से रेगिस्तान की गर्म रेत की तरह मेरा गला सूख रहा था। मेरे स्टडी टेबल के ड्रॉर में जैक डेनियल्स की बोतल लगभग पूरी भरी हुई पड़ी हुई है। वैसे नीट पीने की मुझे कोई आदत नहीं थी। कुछ खास ही पल होते थे जब मैं ड्रिंक करता था। मेरा मानना था इंसान को बस उतनी ही पीनी चाहिए जितना वो काबू में रहे। ये सब तेरा ही किया धरा है बे। मैं इस आवाज पर चौंक कर पलटा। स्टडी टेबल के मिरर में मुझे अपना ही एक्स दिखा। लगता है मुझे चढ़ गई है। जितनी भी चढ़ी है ना राइटर साहब, पुलिस उतार देगी। पुलिस? और नहीं तो क्या, खून हुआ है तो पुलिस तो आएगी ही ना। मैंने जानबूझकर नीना को नहीं मारा, ये एक्सीडेंटल डेथ है। हम दोनों में बहस हो रही थी जो कि हाथापाई तक पहुंच गई। मैंने गुस्से में आके नीना को धक्का दिया, जिससे उसका सर एक एंटिक स्टैचू के कोने से टकराया और नाजुक जगह पर गहरी चोट आने से उसकी मौत हो गई। क्या वाहियात दलील है ये? कौन मानेगा इस बात को? और तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव है मर्डर का। स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव? मेरे पास कौन सा मोटिव है? सोचो, याद करो, एकदम शुरुआत से शुरू करो। नीना से वेद का सच में इतना प्यार करता था। आखिर गलती किसकी थी? वेद अब क्या करेगा? नीना से मैं पहली बार लिटरेचर फेस्ट में मिला था। उस दिन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सर, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? जी हाँ, क्यों नहीं। सर, मैंने आपकी सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, 2-3 बार। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिस्टर वेद, आप समझे नहीं, ये बुक खोल के तो देखिए। मेरी किताबें शायद उसे ज्यादा ही पसंद थी। आपने तो काफी ध्यान से ये पढ़ी है। मैं भी ऐसा मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। चलिए, मेरे साथ कॉफी पियेंगे? साल भर में ही हम दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। नीना, क्या तुम्हें याद है हमने पहली बार कॉफी यहीं पी थी? उस दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से ही एक दूसरे के लिए ही बने थे। सच में वेद, तुम्हारे साथ 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नीना गुप्ता, आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ बाकी की जिंदगी भी गुजारोगी? Oh my God, yes, I love you too, Ved. और नीना से मेरी शादी हो गई। शादी के पहले से शुरू हुआ हनीमून पीरियड शादी के 2 साल बीतने के बाद भी अपने चरम पर था। मेरे पास वो सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली जीवन संगिनी। पर ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला था। सर, मेरा नाम महर शर्मा है और मैं एक ऑनलाइन न्यूज़ क्रिएटर हूँ। हम हमारी वेबसाइट पे आपकी नॉवेल्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिख लिया है, लेकिन मैं आपके घर आकर जहाँ आप लिखते हैं वहाँ बैठकर आपको लिखते हुए देखना चाहती हूँ। तो उसमें दिक्कत क्या है? आपकी राइटिंग स्टाइल स्टडी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, आ जाना। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मुझे कहाँ पता था कि मेरी ये एक हाँ मेरी आने वाली सारी जिंदगी को नाम में बदलने वाली है। दूसरे ही दिन महर मेरे घर आ पहुंची। आइए,
वेद ऊपर लिख रहे हैं, उन्होंने बताया था मुझे आपके बारे में। महर का मेरे घर आना जाना अब सामान्य हो गया था। वो अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड थी। घंटों तक मैं लैपटॉप पर अपनी नॉवेल पर काम करता रहता और महर मुझे बारीकी से काम करते हुए स्टडी करती। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी नॉवेल लिखने के लिए नीना को लेकर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर आया था। वहां मुझे शांति से लिखने में मदद मिलती थी। महर भी वहां रोज आती थी। एक दिन मैं कुछ जरूरी सामान लाने बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, कितना बढ़िया मौसम है। चलो पहले कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, फिर नॉवल पे काम करना शुरू करूंगा। नाश्ता करके मैंने अपनी डेस्क ड्रॉअर से जैक डैनियल्स निकालकर अपने लिए एक पैक बनाया और काम करने बैठ गया। मैंने अपनी चेयर गार्डन की तरफ घुमा रखी थी कि तभी मेरी नज़र गार्डन में लगे मिडनाइट लिली के पौधों पे पड़ी। मिडनाइट लिली नीना का सबसे पसंदीदा फूल था। हमारे गार्डन में नीना ने मिडनाइट लिली की कई क्यारियां लगा रखी थी, पर मुझे मिडनाइट लिली के फूल बेहद नापसंद थे। एक दफा मैंने नीना को पूछा भी था, मुझे कभी समझ नहीं आता कि तुम्हें ये मिडनाइट लिली के बदसूरत फूल इतने पसंद क्यों हैं? वो इसलिए राइटर साहब, क्योंकि जब रात के अंधेरे में बाकी फूलों की खूबसूरती खो जाती है, तब ये मिडनाइट लिलीज सुंदर भी होती हैं और अपनी प्यारी सी स्मेल से पूरे एटमॉस्फेयर को फ्रेश कर देती हैं। क्योंकि इन फूलों की खूबसूरती एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है। अरे वाह, अब कौन आ गया? अरे महर, तुम? मैं वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलूं। तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। टॉवल लेकर आता हूँ। ओके सर। मुझे उसकी बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन उसका हाल देखकर मैंने उसे अंदर बुलाया। सॉरी सर, मुझे बहुत भूख लगी थी। नीना मैम कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, वो सामान लेने जरा बाहर गई हैं। मैं महर को लगातार देखता रहा। भीगे बालों में वो कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसे घूर रहा था। आप ठीक हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। मैं नीचे स्टोर रूम में जाकर अलमारी में से नीना का एक ड्रेस ढूंढने लगा, पर मेरे मन में एक अलग ही धुंध चल रहा था। नीना से मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, उस घड़ी मुझे महर को पाने की हसरत हो रही थी। ये क्या तू कर रहा है वेद? अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? नहीं, मैं नीना को धोखा नहीं दे रहा। देख, तू महर को ड्रेस देगा और उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं खुद में बड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ आया, लेकिन महर पर मेरी निगाहें पड़ते ही मैं जैसे हक्का बक्का हो गया। उसने दारू की आधी बोतल पी के खाली कर दी थी। कम हियर मिस्टर वेद, अब इतनी दूर क्यों खड़े हैं? ये तुम क्या बोल रही हो? ओ कम ऑन वेद, नीना को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं नीना को धोखा नहीं दे सकता। मैं नीना से प्यार करता हूँ। देखो, मुझे भी कोई अफेयर नहीं चाहिए, बस एक रात की बात है। कम ऑन। नहीं, ये गलत है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले महर मेरे बहुत नजदीक आ गई। महर ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर अब मैं धीरे धीरे अपना संयम खो रहा था। महर का जादू मुझ पर हावी हो रहा था। लेकिन तभी वेद, ये तुम क्या कर रहे हो? नीना, आई एम सॉरी नीना, मुझे समझाने दो। अच्छा, तो ये होता है मेरी पीठ पीछे? इसका घर आना बस एक बहाना था? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ जानना या समझना नहीं है वेद, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। नीना ने मुझे कुछ बुरा भला न कहा, मुझसे शिकायत भी नहीं की। बस उस दिन के बाद से नीना वो नीना नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मेरी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। प्लीज नीना, मुझे माफ कर दो। मैंने उससे न जाने कितनी दफा माफी मांगी, 1000 दलीलें पेश की, पर उस पे कोई असर नहीं हुआ। अपना पूरा ध्यान उसने गार्डनिंग में ही लगा दिया था। गार्डन में मिडनाइट लिली के बहुत सारे नए पौधे भी लगाए थे। हम दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। उसके स्वभाव में इस कदर परिवर्तन देखकर मैं भी हैरान था। मैंने गौर किया कि नीना अपने फोन पे कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही थी। अक्सर गार्डन में टहलते हुए फोन पे बात करती थी, और आजकल वो घंटों के लिए फार्म हाउस से बाहर रहा करती थी। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने एक आध बार उससे पूछने की कोशिश भी की कि हर रोज वो कहाँ जाती है, लेकिन उसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब नीना फार्म हाउस से अपनी गाड़ी लेकर निकली, तब मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। आज तो मैं जानकर रहूंगा कि नीना हर रोज कहाँ जाती है। रास्ते में ट्रैफिक कम था,
पर मैं अपनी गाड़ी नीना की कार से कुछ अंतर रखकर चला रहा था, जिससे नीना को पता न चले। गाड़ी का पीछा करते करते मैं मुंबई गोवा हाईवे पे पहुंच चुका था। नीना मुंबई गोवा हाईवे पर क्या करने गई होगी? कुछ देर बाद नीना की गाड़ी हाईवे के किनारे बने एक मोटेल की तरफ मुड़ गई। नीना इस घटिया मोटेल में क्या करने आई है? नीना मोटेल के एक कमरे के अंदर गई। मैंने पार्किंग में कार खड़ी की और कमरे की तरफ देखने लगा। अब तो कमरे में जाकर देखना ही पड़ेगा। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा ये नीना आखिर यहाँ क्या करने आती है। मैंने एक जोर की लात मारी और कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ उखड़कर धराशायी हो गया। पर कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। नीना, कपिल, रुको वेट, तुम गलत समझ रहे हो। दूर रहो मुझसे। मेरे पीठ के पीछे मेरा ही दोस्त मेरी बीवी के साथ। मुझे लगा तुम मेरे वकील होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, पर तुम तो। वेद, एक बार बात तो सुन लो। तुझसे तो बाद में निपटूंगा, पहले मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। नीना बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। अचानक दरवाजा टूटने से वो भले ही चौंक गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह संयमित नजर आ रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यूं तड़पता और कुड़ता देखकर नीना की आंखों में अपार सुकून के भाव थे। मुझसे जो कुछ भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, और उस एक गलती के लिए मैं अनगिनत बार तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन तुमने मेरी वो एक खता माफ नहीं की। और आज तुम मेरे पीठ पीछे सिर्फ मुझे जलाने के लिए मेरे दोस्त के साथ अफेयर कर रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नीना? वेद साहब, जैसे आप गलती करने के लिए फ्री हैं, उसी तरह मैं भी अफेयर करने के लिए फ्री हूँ। ऐसा मत बोलो नीना। उस रात मेरे और मेहर के बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, क्या सहूलियत भरा रास्ता निकाला है तुमने वेद। प्यार तुम सारी जिंदगी मुझसे करते रहो और बाकी दुनिया भर में तुम्हें जो अच्छी लगे उसके साथ रात गुजार लो। ऐसा नहीं है नीना, वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। नहीं वेद, तुम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम किसी और से सच क्या बोलोगे? अब सब खत्म हो गया। ये शादी, ये रिश्ता सब उसी दिन खत्म हो गया था। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? डिवोर्स? अफेयर, हत्या या कुछ और? क्या कोई और राज भी है नीना और वेद के बीच में? कहानी जारी रहेगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती नीना। मुझे पता है तुम नाराज हो, पर आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? प्यार की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा वेद। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार होता तो उस रात मेरे पीठ पीछे तुम मेहर के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे होते। तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। मैं कपिल के साथ यहाँ डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स डिस्कस करने आई थी। डिवोर्स पेपर्स तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। You are an asshole. तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है बर्बाद होने के लिए। खुद का बंटाधार करने के लिए तुम काफी हो। लगता है कोई कसर रह गई है जनाब की खातिर में, पूरी कर दूं? बेवकूफ आदमी, मेरा और नीना का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हम दोनों यहाँ वाकई बस डाइवोर्स डिस्कस करने के लिए मिल रहे थे। वाह, क्या जगह ढूंढी है डिस्कस करने के लिए। अबे मैं वीकेंड के लिए मुंबई से गोवा जा रहा था। मंडे को वापस मुंबई लौटकर मुझे नीना की तरफ से डाइवोर्स की अर्जी कोर्ट में फाइल करनी है। मैं तो डिस्कशन के लिए तुम्हारे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही आ रहा था, लेकिन नीना ने मुझे मना कर दिया। उसे यकीन था कि तुम जरूर कोई हंगामा खड़ा करोगे, और मेरी बीवी को जो तुम बंद कमरे में सीने से चिपकाए हुए थे, उसके लिए क्या दलील दोगे वकील साहब? तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर वेद। मत भूलो वेद कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि नीना का भी दोस्त हूँ। इस बंद कमरे में वो कतई नहीं हो रहा था जो तुम उस शाम मेहर के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। एक दोस्त भावनात्मक रूप से टूटी हुई दोस्त को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा ढांढस और कितनी बार बंधा चुके हो नीना को। नीना आजकल लंबे समय से घर से कई कई घंटों के लिए बिना बताए गायब रहती है। क्या तुम और नीना अक्सर यहाँ मिलते रहते हो? मुझे नहीं पता कि नीना कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या करती है। मैं आज नीना से पहली बार मिल रहा था, और तुम्हारे ये तेवर देखने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि नीना की बेहतरी तुमसे अलग हो जाने में ही है। नीना को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता कपिल, मौत भी नहीं। मंडे को मुंबई लौटते ही मैं कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दूंगा।
पेपर्स तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। मैंने कपिल के सामने ही नीना को धमकी दी थी कि अगर उसने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। याद आ गया अब उस दिन की घटना के साथ। आज की शाम की घटना को जोड़कर देख लो, पुलिस के लिए ये डेलिबरेट मर्डर का ओपन एंड शट केस है। मेरे दिमाग में उस शाम की घटनाएं उमड़ने लगी। मोटेल में हुई घटना के बाद फार्म हाउस वापस लौटने पर मैंने नीना से बात करने की, उसे समझाने की एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। उसके बाद से हम दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ था। मैं अपनी अधूरी नॉवेल को कंप्लीट करने में व्यस्त हो गया। मैं अक्सर उस रात की घटनाओं को याद करके पछताता रहा। काश वो शाम नीना नहीं जाती, काश वो शाम मेहर वहां ना आती, काश 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 मैं अपने ऊपर संयम रख लेता। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक काश ही बचा था। किसे पता था कि आज की शाम मेरी पूरी जिंदगी का वेद, रुख बदल दे। नीना आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें बस ये डिवोर्स पेपर्स देने आई थी, इन्हें साइन कर देना। मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। वहाँ कुछ दिन तुम्हारे अपार्टमेंट में रहूंगी, जब तक रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढ लेती। नीना, you don't need to do this. मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। रात के लिए डिनर माइक्रोवेव में रखा है, गरम करके खा लेना। कल से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो तुम। छोटी सी गलती? तुम्हारी उस छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मार दिया मेरे अंदर के इंसान को तुम्हारी उस गलती ने। वेद, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नीना अपनी भावनाओं के सैलाब पर और बांध ना कस पाई, और उस शाम के बाद पहली बार मैंने नीना को रिएक्ट करते देखा। छोड़ो वेद, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी नीना, तुम इस तरह मुझे नहीं छोड़ सकती। खुद के लिए ये और मुश्किल मत बनाओ वेद। उस शाम तुम अपनी इज्जत खो चुके हो, अब कम से कम इतना तो मत गिरो। ये पेपर्स मैं कभी साइन नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हो? रुको। इस छीना छपटी में डाइवोर्स पेपर तो चिंदियों में बिखर कर पूरे स्टडी रूम में उड़ने लगे, लेकिन नीना और मेरे बीच चल रही हाथापाई ना रुकी, और वही हुआ जो न होना चाहिए। नीना, नीना के खून के इल्जाम से क्या क्राइम राइटर वेद बच पाएगा, या आएगा कोई नया मोड़? कहानी जारी रहेगी। मैं नीना को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। नीना, नीना उठो प्लीज। मैं डर से उठ के खड़ा हो गया। ये मुझसे क्या हो गया? पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। याद आया आपको राइटर साहब, पुलिस यही समझेगी कि आपने गुस्से में आके अपनी बीवी को मार डाला। अब क्या करोगे वेद? तुम पूरी तरह फंस चुके हो। नहीं, मुझे किसी भी तरह से इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक क्राइम राइटर होने के कारण मैं अक्सर मेरे द्वारा रचे किरदारों को ऐसे भूल भुलैया में फंसा देता था, पर आज मैं खुद उनकी जगह पे था। मेरा दिमाग भी एक मुजरिम की तरह सोचने पर बाध्य हो गया। मैं पकड़ा तभी जाऊंगा जब पुलिस के पास मर्डर का एविडेंस होगा। बॉडी इज द एविडेंस ऑफ क्राइम, नो बॉडी नो क्राइम। मुझे किसी भी तरह नीना की लाश ठिकाने लगानी होगी। अगर पुलिस को बॉडी नहीं मिली तो वो यही सोचेगी कि नीना आज मुझे छोड़कर चली गई, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। ये तो नीना के फोन की रिंग है। नीना का फोन उसके पर्स में था। मैंने फोन देखा तो उस पे कपिल का मैसेज आया था। ओह नो, लगता है नीना ने कपिल को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए बोला था। ऑलरेडी 7 बज गए हैं। कपिल 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएगा। इससे पहले कि वो यहाँ आए, बॉडी को यहाँ से हटाना होगा। पर कहाँ छुपाऊं बॉडी को? तभी जोर की बिजली कड़की और मैं एकदम से सहम गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी जोरों की बारिश हो रही थी। गार्डन में मिडनाइट लिली के पौधों के सामने एक गड्ढा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं नीना की लाश को इस गड्ढे में दफना दूं। कल सुबह लाश और गाड़ी को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीना की लाश को वहीं छोड़कर मैं गार्डन में चला गया। गड्ढा आकार में भी छोटा था। ये जानते हुए मैंने गिरास से फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग रहा। मेरे कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से सने हुए थे। ये वाकई काफी मशक्कत का काम है। बतौर राइटर लिखना आसान है कि कातिल ने बड़े आसानी से 10 मिनट में कत्ल के सारे अवशेष मिटा दिए। पर आज समझ आ रहा है कि कहानी और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिट्टी हटाते वक्त मेरा हाथ एक चेन पे पड़ा। मैंने मुट्ठी में पकड़कर उस जंजीर को मिट्टी से बाहर निकाला। मूसलाधार बरसात में जंजीर पर लगी मिट्टी धुलने लगी। ठीक उसी समय आसमान में बिजली चमकी और मुझे अपने हाथ में थमी हुई चेन साफ नजर आई। ये वही MS इनिशियल वाला गोल्डन चेन था जो मेहर हमेशा अपने गले में पहनती थी। मेहर की चेन यहाँ कैसे आई होगी? उस शाम के बाद मैंने मेहर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेहर का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे मेहर दुनिया से गायब ही हो गई हो। बहरहाल नीना की लाश छुपाने के लिए पर्याप्त गड्ढा खुद चुका था। अब बस मुझे स्टडी से लाश उठाकर लानी थी और उस गड्ढे में डालकर गड्ढा भरकर उस पर यथावत मिडनाइट लिली के पेड़ लगा देने थे। पस्ती के हाल में मैं ऊपर अपनी स्टडी तक पहुंचा। 8 बजने में मुश्किल से 10 मिनट बाकी थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्टडी में कदम रखा मेरे होश उड़ गए। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे।
आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। ये क्या? लाश कहाँ गई? नीना की लाश जहां थी वहां खून के धब्बे तो मौजूद थे, लेकिन ऐसे कोई निशान नहीं थे जो संकेत दें कि लाश वहां से हटाई गई है। मैं पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए पूरे घर में दौड़ रहा था। एक एक कोने, पर्दे, फर्नीचर के पीछे नीना की लाश ढूंढता फिर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लाश अपने आप कैसे गायब हो सकती है? कौन हो सकता है? कौन था ये मेहमान? कपिल या कोई और? कहानी जारी रहेगी। कॉल बेल एक बार फिर बजी। मैं इतना सकपकाया हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तय किया कि कपिल को अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। दरवाजे से उसे यही कहकर भगा दूंगा कि नीना तो 7 बजे ही जा चुकी है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं फ्रंट डोर तक पहुंचा। कॉल बेल लगातार बजती जा रही थी। मेरा कलेजा मुंह तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संयमित किया और दरवाजा खोला, पर मेरे सामने कपिल नहीं, कोई लड़की खड़ी हुई थी। वो मेरी ही उम्र की थी, दिखने में बेहद खूबसूरत। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, पानी से सराबोर। उसका बदन संगमरमर सा लग रहा था। उसे देखकर उस स्थिति में भी मुझे उस शाम की और महर की याद आ गई। उसके भीगे हुए बाल, लटों में उसके चेहरे, लंबी सुराहीदार गर्दन पर आए हुए थे। सर से पैर तक भीगी हुई लड़की सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। क्या मैं बारिश रुकने तक अंदर रुक सकती हूँ प्लीज? यकीनन उसे बहुत ठंड लग रही थी, पर मैं उसे अंदर कैसे आने दे सकता था? मुझे तो नीना की लाश ढूंढनी थी। उस लड़की ने मेरा असमंजस भरा चेहरा भांप लिया। मुझे गलत मत समझिए, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और यहाँ आसपास आपके फार्म हाउस के सिवा कोई जगह दिखाई नहीं दी जहाँ मदद मांग सकूं। मैं अब भी दुविधा में था। उसकी बात सही थी, घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मूसलाधार बारिश में शरण ली जा सके। लेकिन मैं उसे अंदर कैसे आने देता? मुझे तो अभी नीना की लाश की गुत्थी सुलझानी थी। मैं उसे मना ही करने वाला था कि मेरे दिमाग में उसकी आवाज कौन थी। ये क्या कर रहा है वेद? इस लड़की को यहाँ से दफा करके तू अपनी ताबूत में खुद ही कील ठोक रहा है, जबकि ये तेरे लिए हुक्म का इक्का बन सकती है। जरा सोच, अगर कल पुलिस नीना के केस की इन्वेस्टिगेशन करती हुई इस लड़की तक पहुंच गई, तो तेरा इसे घर के अंदर ना आने देना इस बात की तस्दीक करेगा कि नीना की लाश घर पे होने की वजह से तूने ऐसा किया था। मत भूल कि तू पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ है। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। आई वोंट क्रिएट एनी ट्रबल, आई प्रॉमिस। और संदिग्ध परिस्थितियों में इसके सामने आया है। मेरे पास उसको अंदर आने देने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। क्या पता कल को ये लड़की मेरी विटनेस बन जाए। यही सोच के मैं दरवाजे से हट गया। लड़की चेहरे पे कृतज्ञता के भाव लिए हुए लिविंग रूम में आई। वो असमंजस के भाव लिए हुए लिविंग रूम के महंगे इंटीरियर को देख रही थी। अचानक उसकी नजर नीचे बिछे हुए पर्शियन कारपेट पे पड़ी, जो उसके बदन से टपकते पानी से भीगता जा रहा था। ओह नो, आई एम सो सॉरी। इट इज ऑल राइट मिस लतिका सान्याल। वेद जबरवाल, आप आराम से बैठ जाइए, मैं टॉवल लेके आता हूँ। लतिका मुझे देखकर मुस्कुराती, पर मेरा दिमाग तो कहीं और ही था। मैं लगातार उस शाम को हुई घटनाओं के चक्कर के बारे में सोच रहा था। नीना की लाश, महर का लॉकेट, पीछे गार्डन में खुदा हुआ गड्ढा और पकड़े जाने का डर, और इन सबके ऊपर इस लड़की का आना। इस लड़की को दफा कर देना चाहिए था। इसे अंदर बुला के मैंने गलती कर दी। अब इसकी मौजूदगी में नीना की लाश कैसे ढूंढूंगा? मैं यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ वहां खड़ा था। ना मैं अपनी जगह से टॉवल लेने के लिए हिला, और ना ही मेरी नजर लतिका से ढलकी। दूसरी तरफ लतिका इन सब बातों से अनजान, मेरे यूं घूरने से थोड़ी असहज हो गई थी। वो मुझसे आंखें मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। मैं अपने ख्यालों से हड़बड़ाहट में बाहर आया। अब मैं टॉवल लाता हूँ। परेशान हाल में मास्टर बेडरूम में पहुंचा और अपनी अलमारी से टॉवल निकालने लगा। पिछली बार भी टॉवल लेने आया था, मेरे उस टॉवल ने ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अचानक मुझे लगा जैसे बेडरूम के दरवाजे के बाहर से कोई साया गुजरा हो। कोई है, जरूर कोई है यहाँ पे। शायद ये लड़की भी उससे मिली हुई है। इधर लतिका को भी असमंजस हो रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके अंतर मन में बहस चल रही है। मेरी हालत और हाव भाव देख के जो उसे शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं होगा। वो मुझे बिना बताए वहां से निकल जाना चाहती थी। उसने फ्रंट डोर का नॉब घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी नजर दरवाजे के बगल में बने सिक्योरिटी लॉक पे गई, जिसके डिस्प्ले पर प्लीज एंटर द पासकोड लिखा था। लतिका का दिल बैठ गया। वो चूहेदानी में फंसी हुई चूहिया के समान फंस चुकी थी। वेद ने किसका साया देखा था? क्या लतिका ने वेद के घर पे आके कोई गलती कर दी थी?
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेडरूम के बाहर के पैसेज में कोई था। कौन है वहां? मैं खिड़की के पास झांकने गया, तभी एक काला साया मेरी नजर के सामने से निकला। डर के मारे मेरा लहू सर्द हो गया। लतिका को अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। मेरी बेहाल स्थिति, मेरा अजीब तरीके से उसे देखना और घर के दरवाजे का पासपोर्ट से लॉक होना, सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे। सोचते हुए लतिका का ध्यान किचन से लगे लिविंग रूम पे पड़ा। किचन का दरवाजा हल्का सा खुला था। लतिका को एक पल को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई हलचल हुई हो, जैसे वहां कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। लतिका के सारे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। छोटे कदमों से चलती हुई वो बेआवाज किचन की तरफ आगे बढ़ी। लतिका का दिल तेजी से पसलियों पे चोट कर रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। थर्राती हुई उंगलियों से उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। किचन खाली था, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने देखा कि किचन में 4 दरवाजे थे, जिसमें से एक यकीनन फार्म हाउस का बैक डोर था। लतिका भागकर उस दरवाजे के पास पहुंची और उसका डोर नॉब घुमाया, लेकिन यह दरवाजा भी लॉक था। उसका चेहरा उतर गया। किचन का साइड डोर स्टोर रूम तक जाता था, लेकिन वहां भी कोई खिड़की या बाहर जाने का दरवाजा नहीं था। लतिका हर तरफ से नाकामयाब हो रही थी। ये कैसी भूल भुलैया है। तभी उसकी नजर किचन में रखे एक बड़े से डीप फ्रीजर पे पड़ी। इतना बड़ा फ्रीजर, इसमें तो पूरे इंसान को मार के फिट किया जा सकता है। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर लतिका ने फ्रीजर का लीड खोला। फ्रीजर बियर क्रेट्स और पैक्ड फूड से भरा हुआ था। लतिका वहां से बाहर निकली। अब बस किचन का एक दरवाजा बचा था। लतिका किचन के दूसरे साइड डोर की तरफ बढ़ी। मैं एक एक करके नीचे के सभी कमरों में तलाशी कर रहा था। दोनों बेडरूम चेक करने के बाद मैं वरांडा के पैसेज की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले कि मैं पैसेज से वरांडा की ओर बढ़ता, मुझे पैसेज के दूसरे कोने पर किचन से कुछ हल्की आवाज सुनाई दी। मेरे जबड़े कस गए। मैं पैसेज से किचन से लगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने जोर से दरवाजे को खोल दिया और अपने सामने लतिका को खड़ा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक तीखी आवाज पे लतिका ने चौंक कर सामने देखा। मैं आग बबूला होके उसके सामने हाथ में टॉवल लिए खड़ा था। पानी, मुझे पानी चाहिए था। क्या ये लड़की वाकई सिर्फ पानी लेने आई थी या फिर कुछ ढूंढ रही है? शक्ल सूरत से तो कितनी भोली और मासूम दिखाई देती है। मत भूल वेद, लड़कियों का सबसे अचूक मारक हथियार उनकी मासूमियत ही होती है। क्या लतिका का इस तरह वेद के घर में आना महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश?